है वो मोल पर लीटर होता है सर, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर होता है सर, राइट। तो ग्राम पर लीटर और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और मोलारिटी में अगर आप रिलेशन देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। डाइल्यूशन फार्मूला इन केस ऑफ डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो वी आर जस्ट एडिंग द सॉल्वेंट ओनली। तो जो सॉल्यूट का मोल्स है वो तो अल्टर नहीं, मोल्स अल्टर नहीं होता है, कंसंट्रेशन अल्टर होगा बट मोल्स अल्टर नहीं होगा। तो वही मोल्स कांस्टेंट का हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेंगे सर डाइल्यूशन के थ्रू तो मोलारिटी डिक्रीज करेगा। सो प्रोडक्ट जो होगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम का दैट बिकम्स कांस्टेंट, राइट। सो मोलारिटी एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा सर m1v1 इक्वल टू m2v2। ये फॉर्मूला होता है सर m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये डाइल्यूशन का केस है, ठीक है। तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़े और इस कंसंट्रेशन टर्म में शायद हम नॉर्मलिटी टर्म्स को छोड़े थे, क्या बताएंगे आप मुझे, या नॉर्मलिटी हम पढ़ाए थे? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए, क्या किए थे हम लोग, नॉर्मलिटी को हम रिवर्ट किए थे ना? यस सर। नॉर्मलिटी को रिवर्ट किए थे हम लोग। सेवेंथ कंसंट्रेशन टर्म किए थे, पार्ट्स पर मिलियन तक हम आपको बताए थे, और नॉर्मलिटी को बोले थे बाद में बताएंगे। ये बाद में बताएंगे वाले क्या चक्कर थी कि नॉर्मलिटी को डिस्कस करने से पहले हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या चीज है? ये एन फैक्टर जो होता है इसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, ओके। सो सबसे पहले अभी जो अब हमको पढ़ना है वो है अपना कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, ओके। एनएफ से लिखेंगे एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर कैलकुलेशन का अलग अलग सब स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है। लाइक जब हम लोग एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं तो दैट इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। सो एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर होता है सर ये एन फैक्टर फॉर एलिमेंट। It is equal to the valency of that element लाइक अगर आपसे कोई पूछता है कि एन फैक्टर ऑफ सोडियम कितना है तो आप बोलेंगे एन फैक्टर ऑफ मैग्नीशियम 2, एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम 3, राइट। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या है कि सर किसी एलिमेंट का एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, जो वैलेंसी होता है वो होता है। लेकिन सर हमें पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। तो फिर उसका एन फैक्टर कैसे लिखेंगे? तो उनका उसका उस टाइप के एलिमेंट जो एलिमेंट का वेरिएबल वैलेंसी होता है उसका एन फैक्टर हम लोग पहले डिसाइड नहीं कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जहां वो यूज होगा वहां पे उसका एन फैक्टर निकाला जाता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट शोइंग वेरिएबल वैलेंसी showing variable valency, n factor of element showing variable valency can determine by determine only in reaction बोलते हैं, only in reaction, determine only in reaction,
किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में जहां वो यूज होगा उस रिएक्शन में ही उसका वैलेंसी आप निकाल सकते हैं, आप ऐसे नहीं बता सकते उसका वैलेंसी, जो वेरिएबल वैलेंसी रखता है। सेकेंड लिख रहे हैं एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड। एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड, किस किस टाइप के कंपाउंड होंगे, किस किस टाइप के कंपाउंड का एन फैक्टर हमें निकालना है। तो एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड में जनरली जो हम लोग कंपाउंड देखते हैं, जो कंपाउंड हम लोग जनरली देखते हैं वो क्या सब होता है, या तो वो एसिड होता है, या तो वो कंपाउंड बेस होगा, या तो वो कंपाउंड न्यूट्रल सॉल्ट बोल दें, सॉल्ट होगा, न्यूट्रल, ऐसा कुछ कंपाउंड होगा। तो इस सब के केस में एन फैक्टर कैसे निकाला जाए, तो जो मैं पहला बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं एन फैक्टर ऑफ एसिड। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है सर? तो एसिड का एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ इट इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, या एसिड की क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिसिटी। एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस का एसिडिटी होता है। व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड? इट इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन इन द एसिड। जितने H प्लस आयन रिप्लेसेबल होते हैं, दैट इज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। तो हम लोग एन फैक्टर ऑफ एसिड लिखेंगे it is equal to the number of mole of H plus ion replaceable per mole of acid। पर में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ दैट एसिड। या हम बोल सकते हैं, और इसी को बेसिसिटी भी बोला जाता है। सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू द बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, समझ रहे हैं बात? तो ये बात होती है सर, बेसिसिटी ऑफ एसिड के भी बराबर होता है। ये दोनों सेम ही चीज है सर, कोई डिफरेंट चीज नहीं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एन फैक्टर ऑफ HCl, बताइए क्या बोलेंगे? एन फैक्टर ऑफ HCl क्या बताएंगे, बोलिए? 1 बोलेंगे सर, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसमें। ये H प्लस Cl माइनस में टूटता है सर, एक H प्लस देता है ये। अगर आपको एन फैक्टर ऑफ H2SO4 बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे? आप 2 बोलेंगे सर, H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 2H प्लस देता है ये। अगर आपको पूछा जाए एन फैक्टर ऑफ H3PO4, आप लोग आंसर करेंगे फास्ट। एन फैक्टर ऑफ H3PO3, एन फैक्टर ऑफ H3PO2, क्या होगा आंसर? तीनों का आंसर बताइए तो फास्ट, कौन बताएंगे? 333। 333, ओके। कौन बताए हैं? पल्लवी सिंह, 333। और कोई? सर 333 होगा। 333 होगा सर। अच्छा, लगे हाथ अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि एन फैक्टर ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा? CH3COOH, क्या बोलेंगे? 4? यस सर। 4 बोलेंगे ना? कांग्रेचुलेशन आपको, आप बहुत अच्छे से गलती कर रहे हैं। ठीक है, 3 सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर हाइड्रोजन एटम 3 होगा। हाइड्रोजन एटम 3 होगा। चलिए देखिए, अब ठीक से देखिए थोड़ा इसको। एन फैक्टर ऑफ एसिटिक एसिड 1 होता है। सबसे पहली बात जो आपको प्रीवियस क्लासेज में पढ़ाया गया होगा, शायद आप या फिर आप ध्यान नहीं दिए हैं, था कि सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इट्स बेसिसिटी।
जब सर आप एसिटिक एसिड की बात करते हैं CH3COOH, तो इसमें जो 4 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ और 1 यहाँ, ये 4 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होते सर। ये जो 3 हाइड्रोजन जो कि कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, these are not these हाइड्रोजन आर नॉट रिप्लेसेबल सर। सिर्फ ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ये H+ जाता है बाहर और O- आता है, एसीटेट आयन बोलते हैं इसको। तो एक ही H+ रिप्लेसेबल होता है। सो किसी एसिड में जितने H प्रेजेंट हैं, दैट इज नॉट ऑल रिप्लेसेबल H, सारे हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होते हैं, और इसीलिए basicity of that compound is not always equal to the number of hydrogen present in the acid। होता क्या है कि हम लोग HNO3 देखते हैं, H2SO4 देखते हैं, HCl देखते हैं, और सबका आंसर क्या करते हैं, जितने हाइड्रोजन होता है वही उसका आंसर होता है। तो बाय डिफॉल्ट हम ये समझ लेते हैं कि किसी एसिड में जितने हाइड्रोजन है वो सब बेसिसिटी है उसका। तो पहली बात आपको ये समझ में आया, हम यहाँ पे लिखे हैं कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नॉट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। सो सर एसिटिक एसिड में प्रेजेंट तो 4 हाइड्रोजन है, लेकिन एसिटिक एसिड हैज ओनली कैपेबिलिटी टू लूज 1 हाइड्रोजन, 1 H+ आयन। सो इट्स n फैक्टर और इट्स वैलेंसी फैक्टर और इट्स बेसिसिटी इज 1 नॉट 4। पहली बात ये समझ में आया। अब आप बोलेंगे कि सर ये कार्बन के साथ अटैच जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल क्यों नहीं होता है, तो मैं आपको एक रीजन और बताता हूं कि हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन उसके बाद ऑक्सीजन होता है। सो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड जो हाइड्रोजन होता है दैट इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अदर एलिमेंट से जो लिंक होता है हाइड्रोजन वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता है, और इसीलिए n फैक्टर ऑफ एसिटिक एसिड 1 होता है। चलिए दूसरी चीज, ये जो आप H3PO4, H3PO3 और H3PO2 देख रहे हैं, इस सब में आप 3 हाइड्रोजन देख रहे हैं, लेकिन इस तीनों के 3 बेसिसिटी नहीं होती। इसकी बेसिसिटी 3 होता है, इसकी बेसिसिटी 2 होता है और इसकी बेसिसिटी 1 होता है। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक ही रिप्लेसेबल होते हैं। आई होप, हमें ये लगता था कि आपको ये चीजें याद होगा, आंसर आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि 9th-10th क्लास में आप ये पढ़े होंगे कि H3PO2 का बेसिसिटी 1 होता है, ये आप पढ़े होंगे, भले इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़े या नहीं पढ़े। केमिकल बॉन्डिंग में हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको बना के दिखा देता हूं ऐसे ही। H3PO4, इसमें क्या होता है कि 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और ये हो गया चौथा ऑक्सीजन। तो इसमें 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन से अटैच होते हैं और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। सो ऑल 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, सो इट्स बेसिसिटी इज 3। लेकिन सर जब आप H3PO3 बनाएंगे ना स्ट्रक्चर, इन दिस केस फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, oxygen hydrogen, oxygen hydrogen and one hydrogen is directly linked with phosphorus। अब आप पूछेंगे सर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्यों नहीं लगाए आप, तो वो आंसर आपको केमिकल बॉन्डिंग में देंगे हम, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों होता है। फॉस्फोरस की कोवैलेंसी 3 और 5 होती है। फॉस्फोरस या तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा या तो 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जब कभी भी पॉसिबिलिटीज होता है किसी सेंट्रल एटम का मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इससे मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, और जितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा वो मॉलिक्यूल्स थर्मोडायनेमिकली उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो फिलहाल आप मुझे स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन मत पूछिए, वो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल बताने वाला हूँ कि ये क्या क्यों होता है, कैसे बनाते हैं ये स्ट्रक्चर। सो अभी ये इशू नहीं है सर, ये स्ट्रक्चर होता है और इसमें देखिए आप 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी 2 होती है। और अगर मैं आपको बताऊं H3PO2 के केस में, तो इसका जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें HOP डबल बॉन्ड OOH, और सॉरी 2 ही O है ना, और 2 ही O है, तो सर 2 डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड 4 1 5। क्या कर रहे हैं हम, ठीक कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बताइए, क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो बताइए। H3PO2 हम 3 फॉस्फोरस क्यों 2 ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं भाई, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सो इस केस में एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से लिंक्ड है, और दिस हाइड्रोजन इज ओनली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, सो इट्स बेसिसिटी इज 1। तो पहला बात हमें ध्यान में रखना है कि किसी एसिड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग,
आवाज Yes. सुन पा रहे हैं? यस सर। ऐसे शांत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एकदम मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। कुछ तो चैटिंग यस नो कर दिए, कुछ तो करिए, ठीक है। तो किसी एसिड में जितना उस फॉर्मूला में जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन को काउंट करके हम नहीं बोल देंगे दैट इज इक्वल टू इट्स बेसिसिटी, जी नहीं। उसकी बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। और ये बॉन्डिंग के तरह थ्रू से हमें स्ट्रक्चर मालूम होता है। और हमें फिलहाल अगर स्ट्रक्चर पे कमांड नहीं हो रहा है, हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, तो फिलहाल हमें ये जरूर याद रखेंगे हम कि S3PO3 S3PO4 का जो बेसिसिटी होता है दैट इज 3 S3PO3, एक एक ऑक्सीजन कम करते जाते हैं, बेसिसिटी घटता जाता है। S3PO4 बेसिसिटी 3, S3PO3 बेसिसिटी 2, S3PO2 बेसिसिटी 1। ये आप याद रखेंगे। और ये चीज 10th क्लास में बताया जाता है, एसिड बेस चैप्टर है SCSE बोर्ड में। पता नहीं CBSE वालों को बताया जाता है या नहीं, SCSE वालों को जरूर पता होना चाहिए ये चीज, बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या आया बात समझ में? ये Yes, sir. पक्का आया समझ में? चलो Yes, आपको sir. एक एक्सेप्शनल चीज बता यस सर। एक एक्सेप्शनल चीज ये है कि आप एसिड 6 हो गया, ये 7th n फैक्टर ऑफ H3BO3, क्या नाम है इसका पता है आपको? H3BO3 का बोरिक एसिड है, ये क्या है? बोरिक एसिड। क्या है ये? बोरिक एसिड। तो बताएंगे मुझे इसका बेसिसिटी कितना होता है? बोरिक एसिड का, बोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना होता है? नहीं बताएंगे आप। जब आप H3PO2 नहीं बताए तो आप ये भी नहीं बताएंगे, तो आप सुनिए अच्छे से क्या होता है। यहाँ पे क्या सिस्टम है सर कि अगर आप स्ट्रक्चर बनाइएगा ना सर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है। मैं OH करके लिखता हूँ क्योंकि यहाँ भी बॉन्ड एंगल होगा जिसको मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये 3 OH ऐसे होते हैं। और बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है सर, जो खाली होता है। इस बोरॉन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 8 नहीं होते। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। शायद आप BF3 के बारे में जानते होंगे, है ना? आप BF3 के बारे में शायद जानते होंगे। BF3 का ऐसा ही होता है, BF, ये हो गया F, ये हो गया F, और एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट जो है उसका एग्जांपल है। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल होता है, ठीक है। सो सर क्या होता है ना यहाँ पे, दिस कंपाउंड, इसकी बेसिसिटी सर, अगर इसकी बेसिसिटी आप पूछेंगे तो अभी आप बोले थे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन इज इट्स बेसिसिटी। तो यहाँ पे तो तीनों का तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से की बेसिसिटी 3 होना चाहिए था। तो मैं बोलूंगा कि नहीं, इसकी बेसिसिटी 3 नहीं, इसकी बेसिसिटी 1 होता है। इसकी बेसिसिटी जो होता है सर, दिस इज इक्वल टू 1, और एन फैक्टर का भी आंसर यही होगा 1। क्यों होगा 1? क्योंकि ये जो बेस है ना, ये जो एसिड है ना सर, ये लेविस एसिड है। इट हैड अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ लेविस एसिड। क्या आप लोग लेविस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड के बारे में सुने हैं? नो सर। नो सर, इट No. इज अ लेविस एसिड। लिखिए आप पहले, it can accept a pair of electron, it is an acid because it can accept a pair of electron. It is not a acid, because of replaceable hydrogen atom. This acid, boric acid, do not lose H plus ion, ये प्रोटॉन डोनर नहीं है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं आप ब्रोंस्टेड एसिड और लुईस एसिड। लुईस एसिड ऐसे एसिड होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे आयंस होते हैं जिसकी कैपेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इज अ लुईस एसिड। और जो ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट था वो बोला था कि H प्लस डोनर इज अ एसिड एंड H प्लस एक्सेप्टर या OH माइनस डोनर इज अ बेस। ये ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट है। और लुईस कॉन्सेप्ट था कि एसिड इज अ स्पीसीज और सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सर चूंकि इस सेंट्रल एटम बोरॉन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अगर कोई डोनर एटम इसे मिले, कोई डोनर अगर इसे मिले, तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले को हम एसिड बोलते हैं। सो इट्स बेसिसिटी इज 1, इट हैज अ कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 H प्लस देगा, ये H प्लस देता ही नहीं है। ये एसिड इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि
इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसमें कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, 0 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। सो इट इज नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड। H+ डोनर ये नहीं है। ये सब बातें अगर आपको लिखना हो तो फिलहाल लिख सकते हैं। आपको अगर समझ में कम आ रहा हो तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पहली बार आप लेविस एसिड का कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं तो आपको याद नहीं आएगा, याद नहीं होगा, बट डोंट वरी, ये सब बहुत ही बेसिक चीज है। सो फिलहाल आप कोशिश करिए बोरिक एसिड के बारे में ये जानने का कि बोरिक एसिड जो होता है सर ये बड़ा ही एक्सेप्शनल केसेस है। बार बार ये डिस्कशन होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमें पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट है वहां पे। तो फिलहाल परेशान मत होइए आप कि सर ये लेविस एसिड इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रही है, कोई बड़ी बातें नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है ये, ठीक है। सो ये लेविस एसिड क्या होता है, तो आप सिर्फ एक लाइन याद रख सकते हैं कि ऐसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जिसका कैपेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का, दैट इज लेविस एसिड। सो बोरिक एसिड के पास में जो बोरॉन होता है सेंट्रल एटम, उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। So because of that accepting tendency of electron pair, it is acid. It is not acid because of replaceable hydrogen. ये it is not a proton donor. ये देने वाला नहीं है। ये जब वाटर में जाता है तो ये वाटर से OH- एक्सेप्ट करता है और H+ BOH का होल 4- बनाता है। BOH का होल 4- बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। समझ में आया बात? क्या बात समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. आया सर। Yes, तो sir. ये जो बोरिक एसिड होता है ना सर, ये जो बोरिक एसिड होता है BOH का होल थ्राइस, आप इसको बोरिक एसिड देख रहे हैं, आप OH देखेंगे ना, ये भी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। B के साथ जैसे ही आप OH देखेंगे तो आपको लगा ये तो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये तो बेस होना चाहिए। जैसे KOH क्या होता है, बेस होता है। NaOH क्या होता है, बेस होता है। तो आप जैसे ही OH देखते हैं तो आपको लगता है बेस है। लेकिन देखिए आप सही से, H3BO3 को भी ऐसे लिखा जा सकता है, BOH का होल थ्राइस, एंड BOH का होल थ्राइस इट इज अ बोरिक एसिड, इट इज नॉट बेस। समझ रहे हैं बात? तो जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लीजिएगा सर, तो ये BOH का होल 4 बनाता है माइनस, और ये H+ रिलीज करता है। और आप बोले सर कि H+ डोनर होता है एसिड, तो ये वाटर का H+ है, ये बोरिक एसिड का H+ नहीं है। ये वाटर से OH ले लेता है, नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, H+ छोड़ देता है, और बिकॉज ऑफ दैट इट इज एसिड। तो इतना बात आपको बोरिक एसिड में कुछ कुछ याद रहेगा क्या? कुछ भी याद रहेगा या कुछ भी याद नहीं रहेगा, बताइए। सब कुछ 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 याद रहेगा, कुछ कुछ याद रखिए ना, काफी है। बस केवल नोटबुक को रिवाइज करते रहिए। एक टाइम आएगा जब ये सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट होगा। Sir, हाँ सर। sir, in the boric acid, that structure you have drawn some oval shape structure. What is that? सुधांशु क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। Sir, boric acid का जो structure बनाए हैं, हाँ उस हाँ। उसमें ओवल जैसे दो दो चीज बने, वो वाला क्या है? ऑर्बिटल है दोस्त, ऐसे लिखते हैं ऑर्बिटल। जैसे बोरॉन के पास वो p ऑर्बिटल होता है, ये जो शेप बनाए हैं ये p ऑर्बिटल होता है जो वैकेंट है। p ऑर्बिटल डंबल शेप सुने हैं? नहीं सुने होंगे। वैकेंट समझिए आप, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। ओके। Sir, Okay, sir. यस सर, बोलिए। sir, n can you show फैक्टर the ऑफ, first one? हाँ जी, Sir, can you show the first slide? First one? फर्स्ट, यस, ये लीजिए यहीं से ना। No, sir, first one. I'm written this. फर्स्ट वन मीन्स, फर्स्ट वन व्हाट? एग्जांपल फर्स्ट? No, sir, first. Topic first. हाँ, टॉपिक फर्स्ट, लेट क्लास में एंट्री, ये लीजिए। गलत बात, Sir, done. हमेशा क्लास में लेट एंट्री बहुत गलत बात। चलिए, n फैक्टर ऑफ H2S2O7, ये होता है ओलियम का फॉर्मूला। दिस इज ओलियम। इसका n फैक्टर 2 होता है। 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करेंगे हम आपको फिलहाल। n फैक्टर ऑफ H2S2O8, H2H2O8, ठीक है।
इसको बोला जाता है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड, इसका भी एन फैक्टर 2 होगा। आपको मार्शल एसिड का फॉर्मूला याद रखना चाहिए, H2S2O, इट इज मार्शल एसिड। ओके, 10 नंबर है आपके पास, एन फैक्टर ऑफ H2SO5, n factor of H2SO5, this is called Carrot acid। ये सब कॉमन नेम है इसका, कैरोज एसिड। इसका एन फैक्टर भी 2 होता है। दिस इज कैरोड एसिड। डन। चलिए सेकेंड में आते हैं, एन फैक्टर। हाँ जी सर बोलिए। एन फैक्टर ऑफ बेस, सिमिलरली एसिड का बेसिसिटी एन फैक्टर होता है, बेस का एसिडिटी एन फैक्टर होगा। जितने रिप्लेसेबल OH आयन होंगे वो होगा। इट इज इक्वल टू the number of mole of replaceable OH minus ion per mole of base और एसिडिटी समझ सकते हैं। बेस का होता है एसिडिटी, सो एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। एग्जांपल कर लेते हैं, एन फैक्टर ऑफ KOH, बेस है ये, कितना लेंगे 1 लेंगे। एन फैक्टर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2H, 2 रिप्लेसेबल OH है तो 2 लेंगे। एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, तो 3 रिप्लेसेबल हेड OH माइनस आयन है तो इसका एन फैक्टर 3 होगा। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है बोलिए। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तीसरा था अपना सॉल्ट, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। इसमें क्या होता है, सॉल्ट में आपको पता है सॉल्ट क्या होता है, केटायन और एनायन होता है सॉल्ट। जैसे NaCl, NaCl सॉल्ट है, Na प्लस और Cl माइनस। तो सॉल्ट जो है वो केटायन और एनायन से मिलके बना होता है। जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना होता है उतना ही निगेटिव चार्ज भी होता है। तो एन फैक्टर क्या करते हैं हम लोग, कोई एक चार्ज आप कंसीडर कर लीजिए, आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लीजिए और आइदर टोटल निगेटिव चार्ज निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज, आइदर टोटल नेगेटिव चार्ज, कोई एक चार्ज को टोटल करना है, दैट इज एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। सो हम ये लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू the total charge on cation और एनायन, कोई एक और एनायन। चलिए नहीं समझ में आया, ऐसे समझिए। पहला एन फैक्टर ऑफ NaCl 1 लिखेंगे आप, केटायन पे एक चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, तो एन फैक्टर 1। अच्छा ऐसा होता है, बिल्कुल। एन फैक्टर ऑफ AlCl3, आप बोलेंगे 3, क्यों सर? क्योंकि एल्यूमिनियम टोटल केटायन, केटायन कितना है, एक एल्यूमिनियम है जो कि 3 प्लस में है। अच्छा क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन कितना एनायन है, 3 है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ 3 माइनस। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज आप काउंट करिए, और चूंकि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टोटल इक्वल ही होता है न्यूट्रल सॉल्ट में, दैट इज इट्स एंड एन फैक्टर। थर्ड वन मैं आपको बताऊं कि एन फैक्टर ऑफ
MgSO4 बताइए कितना होगा, आप बोलेंगे 2 होगा। पॉजिटिव चार्ज देखना है तो Mg2 प्लस, नेगेटिव चार्ज देखना है तो SO4 2 माइनस, टोटल नेगेटिव चार्ज 2। ओके, क्या आपको समझ में आया न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब? अगर आप चार्ज गिन पाएंगे तो आप बता देंगे ना एन फैक्टर कितना है। Yes, sir. चलिए मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देता हूँ, एन फैक्टर ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का नाम सुने हैं? No, sir. नहीं सुने हैं? नो सर। चलिए नहीं सुने हैं तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। दिस इज मोहर सॉल्ट। आयरन सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट का एडिशन मॉलिक्यूल्स होता है मोहर सॉल्ट। इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे बताइए, कोई आंसर बताएंगे? एन फैक्टर ऑफ मोहर सॉल्ट, इसका एन फैक्टर कैसे निकालें, कितना होगा इसका एन फैक्टर बताइए। चलिए अगर पॉजिटिव आयंस गिनेंगे, देखिए वाटर तो न्यूट्रल हो ही गया, ये तो सॉल्ट का पार्ट नहीं है, एडिशन में है इंटू 6H2O, मतलब ये हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। सर यहाँ पे आयरन हमको दिख रहा है पॉजिटिव और अमोनिया दिख रहा है पॉजिटिव। आयरन पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे फेरस सल्फेट है ये। अमोनिया पे सर एक चार्ज होता है, NH4 प्लस होता है। और कितने अमोनिया है? तो 2 अमोनिया है, तो टोटल कितना हुआ? 2 प्लस चार्ज। तो 2 प्लस चार्ज यहाँ, 2 प्लस चार्ज यहाँ, 4 प्लस चार्ज, तो हो गया आंसर 4। आया समझ में? नहीं आया? बोलिए। सर वन अगर हम सेकंड। निगेटिव चार्ज अगर गिनना चाहें तो एक सल्फेट आयन यहाँ है, दूसरा सल्फेट आयन यहाँ है, तो 2 सल्फेट आयन और एक सल्फेट आयन पे चार्ज होता है 2 माइनस, तो 2 सल्फेट आयन पे चार्ज होगा 4 माइनस, तो निगेटिव गिनिए तो 4 माइनस, पॉजिटिव भी गिनिए तो 4 प्लस, तभी तो ये न्यूट्रल है। निगेटिव पॉजिटिव सेम होगा तभी तो न्यूट्रल है ना। एक अमोनिया पे +1 चार्ज होता है ना दोस्त, NH4 प्लस होता है नहीं होता है? Yes. यस सर। NH4 पे प्लस होता है, 2 अमोनियम आयन है तो 2 प्लस चार्ज नहीं हुआ टोटल क्या? और ये FeSO4 है तो Fe2 प्लस है ना। अब यार हमें ये समझाना पड़ेगा क्या कि Fe2SO4 का होल थ्राइस होता है फेरिक सल्फेट, FeSO4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब फेरस सल्फेट है, तो ये भी समझाना पड़ेगा क्या? गिन पाए टोटल पॉजिटिव चार्ज या नहीं? टोटल पॉजिटिव चार्ज गिन पाए या नहीं? यस सर। तो आंसर हो गया 4। चलिए एन फैक्टर ऑफ आयन लिखते हैं। आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है, जितना भी चार्ज है, जो भी चार्ज है, इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। चार्ज ऑन द आयन, ठीक है, it is equal to the charge on the ion, like n factor of Al3 plus this is equal to 3, n factor of Ca2 plus this is equal to 2, n factor of SO4 2 minus this is equal to 2, n factor of phosphate ion PO4 3 minus is equal to 3. Okay, fourth एंड आई थिंक फिलहाल एन फैक्टर का ये जो थ्योरी वाला ये पार्ट है वो अभी एंड होगा। फोर्थ, एन फैक्टर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एन फैक्टर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या फिर मैं बोलूं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है, इट इज इक्वल टू
the mole of H plus or the mole of H plus or OH minus ion replaced per mole of molecule. Per mole of molecules. Okay, per mole of molecules. समझिए जरा इसको क्या बोलना चाह रहे हैं. देखिए क्या होता है कि हम लोग H2SO4 का अगर हम न्यूट्रलाइजेशन देखें NaOH के साथ, तो होगा ये कि अगर आप NaOH के एक मोल से देखेंगे, एक मोल H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन, तो आपको आएगा NaHSO4 और NaHSO4 H2SO4 प्लस NaOH, अगर हम एक मॉलिक्यूल्स, अगर हम एक मोल NaOH ले लें और एक मोल H2SO4 ले लें, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन हमें देगा वो NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट देगा और प्लस एक H2O देगा. ठीक है. और अगर हम यही रिएक्शन, यही हम H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन अगर हम 2 मोल NaOH से करें, ठीक ना, तो क्या आएगा बताइए. ये हमको Na2SO4 देगा और प्लस में 2H2O देगा. अब समझिए दोनों रिएक्शन को क्या है. सर NaOH जो है ना, इसका तो n फैक्टर 1 होता है सर, लेकिन H2SO4 का n फैक्टर आप 2 बताए थे सर. H2SO में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और इसका n फैक्टर आप 2 बताए थे. लेकिन क्या H2SO4 का n फैक्टर सिर्फ 2 ही होता है, 1 नहीं होता है? होता है ना. ऐसा है सर कि H2SO4 जो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो H2SO4 है, ऐसी बोल 10th में एकदम एक करके ये एक एक लाइन में बताया गया है कि H2SO4 पहले HSO4 माइनस फिर एक H प्लस देगा और फिर ये HSO4 माइनस जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक H प्लस देता है और SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है, SO4 2 माइनस प्लस H प्लस. ऐसी बोर्ड के कोई भी बच्चे हैं, एक भी हैं या नहीं है? Yes, sir. एसिड बेस 10th में चैप्टर है और एसिड बेस में बिल्कुल बेसिसिटी ऑफ एसिड जब समझाया है वो, तो पूरा H3PO4 का एग्जांपल लिया है, H2SO4 का एग्जांपल लिया है और एसिड दिखाया है H+, आप 2 बोलते हैं ना, दैट इज मैक्सिमम. SO4 में मैक्सिमम. लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें H2SO4 सिंगल H प्लस रिलीज कर रहा है, एक H प्लस रिलीज कर रहा है, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें H2SO4 एक H रिलीज कर रहा है, तो क्या प्लस रिलीज होगा, तब तो आप SSD2 लोगे. इसमें ये एक ही H प्लस दे रहा है, एक मोल न्यूक्लियोटाइड जो चीज है ना, यहाँ पे फैक्टर में पूछो आता है, ये आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, वो उनका होता है, इसीलिए आप so n factor is 1 and यहाँ पे n factor is 2. इसमें क्या अभी कर रहा है, अभी ठीक है. अभी ठीक है.
ओ सर। सर क्या बोले, नहीं सुनाई दिया। क्लियर नहीं है अभी भी, नॉट क्लियर। शायद मेरा नेट स्लो हुआ होगा। Now it is okay. डन है अभी। सो सर H2SO4 का एन फैक्टर, ओके, H2SO4 का एन फैक्टर अगर आप 2 बोलते हैं, दिस इज मैक्सिमम, ये 1 भी हो
जस्ट अ मोमेंट गाइस, इंटरनेट इशू। सुन पा रहे हैं अभी क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं सडन डाउन जाता है स्ट्रेंथ और नॉट कनेक्टेड लिख देता है। ठीक है, चलिए कोई होप ठीक रहेगा। आप सो एन फैक्टर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम देख रहे थे, एसिड बेस देख रहे थे, और उसमें आपको हम बताए कि सर अगर हम H2SO4 का एन फैक्टर की बात करते हैं, अगर हम 2 बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि H2SO4 का एन फैक्टर हमेशा 2 ही होगा। इट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में H2SO4 ने सिर्फ एक H+ दिया है तो इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन एन फैक्टर इज 1। इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन एन फैक्टर इज 1। और जहां पे 2H+ दिया है तो वहां पे मैक्सिमम एन फैक्टर 2 हो सकता है। इसका मैक्सिमम एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इज 3। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ऑल रिएक्शन एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इज 3। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर। तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आया कि एसिड का एन फैक्टर जब हम लोग देखेंगे या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एन फैक्टर जब हम देखते हैं तो वो हमेशा 2, 3 होगा या 2 होगा या मैक्सिमम एन फैक्टर एसिड देख करके बताएंगे, ऐसा नहीं है सर। ठीक है, चलिए जो हम लोग 5th पॉइंट लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं? Yes. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं हम लोग। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरे को रिड्यूस करता है। Yes, sir. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है सर। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज इक्वल टू the net change that is loss or gain of electron per mole of molecules or atoms of molecules or atoms per mole of molecules or atoms. It is equal to the net change loss or gain of electron per mole of molecules or atoms. So example में हम लोग लिखने वाले हैं फर्स्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी को समझने की रिएक्शन समझे हैं। K2Cr2O7 बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? बोलिए। कोई आंसर नहीं। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि सर यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 स्टेट में है और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। सो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये फर्दर रिड्यूस होगा तो दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बड़े अच्छे से हम आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल एक एक करके दिखाए थे दोस्त। सब भूल गए? रिवीजन बिल्कुल नहीं हो रहा है। इन एसिडिक मीडियम H2SO4 ना K2Cr2O7 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ओनली इन एसिडिक मीडियम। जो KMnO4 होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है एसिडिक, न्यूट्रल, आपका बेसिक, तीनों ही मीडियम में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन K2Cr2O7 बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम एंड इट चेंजेस इनटू +6 स्टेट टू +3 स्टेट। अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें एन फैक्टर क्या होगा तो क्या होता था? नेट लॉस और नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ हो क्या रहा है? +6 से +3 मतलब गेन। +6 से अगर कोई आयन +3 स्टेट में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कितना? एक क्रोमियम एटम।
लेकिन यहाँ तो 2 क्रोमियम जा रहा है इधर, बैलेंसिंग में ये चीज हम देखे हैं। तो टोटल गेन कितना का है? 6 का है। एन फैक्टर कितना होगा? 6 होगा। हम लिखेंगे कैसे? तो 2 क्रोमियम चेंजेस इनटू 6 to 3, 6 से 3 में चेंज कर रहा है। दिस इज इक्वल टू 6 minus 3 is 3, सो एन फैक्टर इज 6। टोटल चेंज जो है वो 6 का है। क्या ये एन फैक्टर समझ में आया? को हम K2Cr2 और 7 को हम अगर 2 into 6 minus 3 लिख रहे हैं, ये तो समझ में आना चाहिए ना। ये हम लोग बैलेंस पे किए थे ना ये चीज, +6 से +3 स्टेट। एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज, 2 क्रोमियम के लिए 6 का चेंज टोटल किए थे, नहीं किए थे? Yes, sir. MnO4 माइनस लिखिए या KMnO4 लिखिए, एसिडिक मीडियम। ये चेंज होता है Mn2+ में। बताइए एन फैक्टर क्या होगा? आप बोलेंगे कि सर 1 मैग्नीज चेंज कर रहा है, कहां से कहां? तो सर यहाँ पे मैग्नीज +7 स्टेट में है। क्या किसी को अभी भी ये दिक्कत होता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, सो +7 स्टेट में है, +2 में जा रहा है। सो 7 - 2 इनिशियल माइनस फाइनल, क्या? 5, एन फैक्टर 5। तीसरा क्या होता है कि ये जो MnO4- है, इसको अगर आप न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में रख दीजिए, न्यूट्रल या लिटिल बेसिक, मोर बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं, या फिर बेसिक, अगर ऐसा मीडियम लेंगे तो ये चेंज होता है MnO4 2- में। यहाँ पे मैग्नीज +7 में है और यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो +6 में है। सो व्हाट इज द एन फैक्टर? 1 into n फैक्टर 1 into 7 - 6 इक्वल टू 1। और आपको बताएं कि अगर आप MnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेंगे in basic medium, it changes into थोड़ा सा करेक्शन दीजिए मुझे, MnO4- बेसिक मीडियम में होगा और MnO2 एसिडिक न्यूट्रल मीडियम में होगा। एन फैक्टर 1 into 7 - 6 ये यहाँ होगा, वन। यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 × 4 +4 होगा ये, सो यहाँ 3 होगा। 7 - 4 इज इक्वल टू 3। सर ये +4 में है और ये +2 में है। 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो Sir, यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा? हाँ सर बोलिए सर। sir, please can you remove the boxes that appears in the screen? Boxes appear in the screen, Mn+4 state. Yes, sir, some black color box. Some blank color box, चैट बॉक्स दिख रहा है आपको शायद? Sir, blur जैसे आ रहा है. अभी भी ब्लर आ रहा है? 6 7th क्या है अपना? 7th में लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 7th I2। देखिए I2 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये अगर I- में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो रहा है, तो इसका
जीरो से -1 रिडक्शन। तो ये बिहेव कैसे करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें? तो सर 2 आयोडीन I2 है जो राइट से जा रहा है, तो हम लिखेंगे 2 into इनिशियल 0 -1 +1, सो दिस इज इक्वल टू 2। एन फैक्टर कैलकुलेशन समझ में आ रहा है थोड़ा सा अभी या कोई दिक्कत? ये है इंपोर्टेंट H2O2। क्या हम लोग समझे थे कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह से बिहेव करता है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट -1। सो ये -1 से -2 पे भी जा सकता है पेरोक्साइड से ऑक्साइड में, और -1 से ये 0 में भी जा सकता है O2 में। तो जब ये H2O2 से H2O में जाता है तो यहाँ -1 से ये -2 में जाता है, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। ये एन फैक्टर क्या होगा सर? सो इस केस में एन फैक्टर देखेंगे कि 2 ऑक्सीजन आ रहा है सर लेफ्ट से राइट में, और चेंज है -1 -2। सो -1 -2 इज +2 -1, सो 2 एन फैक्टर 2। नेक्स्ट है अपना कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट आपका काम है सिर्फ गो थ्रू होता ना इस पूरे चार्ट से, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, कैसे असाइन कर रहे हैं, चेंज कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बस ये चीज सीखना है सिर्फ। जब प्रॉब्लम करेंगे इस पे बेस्ड आफ्टर नॉर्मेलिटी पढ़ने के बाद जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसका यूजेबिलिटी समझ में आएगा कि हम इतना एन फैक्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ये जो हमें KMnO4 का एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर कैलकुलेट करके याद रखना है, ये क्यों याद रखना है, क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे, ये हम लोग आफ्टर नॉर्मलिटी के बाद देखेंगे, नॉर्मलिटी पढ़ने के बाद देखेंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है। सो फिलहाल आप एक बार गो थ्रू होते रहेंगे चार्ट से, और ये अगर समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं कि एन फैक्टर ये निकलता कैसे है, कैसे निकला। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट पहले मैं आपको लिख रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट है Fe2+ से Fe3+ में जाना, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एन फैक्टर क्या होगा सर? एक आयरन है जो कि 3 से 2 में जा रहा है, दैट मींस 1 होगा। दूसरा सर आप स्टेनस स्टेनिक ले लो, Sn2+ से Sn4+, क्या होगा सर? एन फैक्टर। एन फैक्टर होगा एक 3 है Sn है जो कि 4 में जा रहा है 2 से, पॉजिटिव लेना है हमें, 4 - 2, एन फैक्टर 2 होगा। तीसरा क्या ले सकते हैं हम? लेड ले सकते हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट H2O2 ले रहे हैं। ये H2O2 से O2 में जाएगा, देखिए ये -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीजन का -1 और ये है 0, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन जा रहा है 0 -1 में, सो दिस इज इक्वल टू 2। तो आपको ये भी एक चीज याद रखना है कि H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, एन फैक्टर 2 ही होगा। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बिहेव करेगा तब भी एन फैक्टर 2, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तब भी एन फैक्टर 2। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए H2O2 का। H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो वो H2O2 H2O बनेगा, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तब ये O2 देगा, H2O2 चेंजेस टू O2। क्लियर? सर आप रिड्यूसिंग एजेंट के लिस्ट में एक और इंपॉर्टेंट ऐड कर सकते हैं, C2O4 2-, ये ऑक्सिलिक एसिड है H2C2O4 जिससे C2O4 2- आया है, ये चेंज होता है CO2 में, यहाँ पे इसका +3 स्टेट होता है, यहाँ पे इसका +4 स्टेट होता है। सो व्हाट इज एन फैक्टर? 2 कार्बन चेंज हो रहा है, 4 - 3, सो एन फैक्टर इज 2। क्लियर? कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग। पहला FeC2O4 changes to Fe3+ plus CO2, आपको बताना है एन फैक्टर ऑफ
FeC2O4 क्या होगा। अब समझिए आप इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, +2 है, फेरस ऑक्सीडेट है ये, और यहाँ कितना है, +3। अच्छा, तो ये कैसे गया होगा यहाँ पे, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके सर, कार्बन का ऑक्सीडेशन कितना है, बोलिए, ये +3 है, और यहाँ पे कार्बन कितना है, +4। तो ये चेंज कैसे हुआ होगा, बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने कार्बन चेंज कर रहे हैं, 2, तो टोटल लॉस कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का। अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि इस टोटल रिएक्शन में चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना का हुआ है, तो क्या आप दोनों को ऐड करके नहीं बोलेंगे क्या, क्या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। और अगर आप ऐसा बोलेंगे तो इसका एन फैक्टर 3 होगा। ये बात समझ में आया कैसे हुआ इसका एन फैक्टर 3। हम टोटल लॉस टोटल गेन कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट होता जिसका गेन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम माइनस करते, क्योंकि हमें नेट लॉस और नेट गेन कैलकुलेट करना है। तो सर यहाँ तो दो ऐसे एंटिटीज है। ऑक्सीजन के बारे में सर, ऑक्सीजन का तो घटता बढ़ता है ही नहीं, ऑक्सीजन का तो दोनों ही केस में -2 है, तो उसके लिए देखेंगे नहीं। सर आयरन है जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, कार्बन भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 का हो रहा है, सो एन फैक्टर 3 होगा। क्लियर है या नहीं है, क्लियर बोलिए। Please repeat it again. क्या रिपीट करना है बताइए, कहाँ पे कंफ्यूजन है। हमें किसी रिएक्शन में टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। आगे हम और एग्जांपल लेंगे, क्लियर होगा। मैं बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है, जिसमें फेरस ऑक्सीलेट टूट रहा है फेरिक में और CO2 दे रहा है, इसमें टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ होगा। सर क्यों आप लॉस ऑफ क्यों लॉस क्यों काउंट कर रहे हैं, गेन क्यों नहीं, गेन हो ही नहीं रहा तो गेन कहां से काउंट करेंगे हम। हो रहा है लॉस, क्या हो रहा है, एक आयरन है जो +2 से +3 में जा रहा है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन ऑक्सीलेट आयन जो C2O4 2- है, वहां से अगर आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 होगा। अब तो इतना बार आया है कि याद रहना चाहिए आपको, ये ऑक्सीलेट आयन इतना बार आया है, +3 लिए हैं हम, तो कार्बन का +3 होगा। ये +3 से CO2 में +4 में जा रहा है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो और कितने कार्बन जा रहे हैं, तो 2 कार्बन जा रहे हैं। रिएक्टेंट साइड हम देखते हैं, 2 कार्बन जा रहे हैं। बैलेंसिंग में ये सब चीज देखें हम, सिर्फ रिएक्टेंट से हमें मतलब होता है। सो रिएक्टेंट साइड 2 कार्बन है जो प्रोडक्ट साइड में जाएगा, तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा, एक कार्बन का 1, 2 कार्बन का 2, तो नेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, आयरन के चलते 1 और कार्बन के चलते 2, सो टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो 3 हो गया एन फैक्टर। बोलिए। So now it's clear. नाउ इज क्लियर। चलिए अभी लेते हैं हम फेरिक ऑक्सीडेट। तो फेरिक ऑक्सीडेट का फॉर्मूला हो जाएगा Fe2C2O4 का होल थ्राइस। दिस इज फेरिक ऑक्सीडेट, इट गिव्स Fe3+ CO2। अब बताइए आपके यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर ऑफ फेरिक ऑक्सीडेट कितना होगा। क्लियर सर, ये +3 है सर, यहाँ भी +3 है, मतलब ये आयरन का कोई चेंज नहीं है। तो फिर चेंज किसका है, कार्बन का है। कार्बन यहाँ +3 स्टेट से कितना में जा रहा है, +4 में जा रहा है। एक कार्बन के लिए कितना का चेंज, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, लेकिन कितना कार्बन है, जल्दी बोलिए कितना कार्बन है यार, जल्दी रिस्पॉन्स तीन। कीजिए। 3 सर, कार्बन है मैडम। C2 का होल थ्राइस 6 कार्बन है यार, एन फैक्टर इज 6। यार आप इक्वेशन बैलेंस नहीं कर सकते क्या, रिएक्शन बैलेंस करने तो आता होगा, नंबर ऑफ एटम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। C2O4 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12 ऑक्सीजन के एटम है, दो एटम है, +3 स्टेट में कितने हैं, 6 है या 3 है, 6 है सर। क्या सर, so 1 electron is equal to 6, so n factor is 6, क्योंकि एक ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर।
सिर्फ कार्बन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और नेट लॉस का काउंट करेंगे तो 3 का लॉस हुआ है, बस दैट्स इट। आयरन लॉस किया है जी नहीं, गेन किया है जी नहीं। इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन का जरूरत था मुझे। रेडॉक्स रिएक्शन जो पहले पढ़ाया गया है पहला चैप्टर में, इसीलिए पढ़ाया गया है कि आपको ये समझ में आए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, ये चार्ज हम कैसे असाइन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल रहे हैं। Cu2s क्यूप्रस सल्फाइड है, ये चेंज हो रहा है Cu2+ और SO2 में। बताइए एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर ऑफ Cu2s बताइए कितना होगा? कर सकते हैं? क्या आपको पता है ये क्यूप्रस सल्फाइड है, कॉपर यहाँ पे +1 स्टेट में है और सल्फर यहाँ पे -2 स्टेट में है। कॉपर यहाँ +2 में गया है और सल्फर 2 to 4 +4 में गया है। सो कॉपर के लिए अगर देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और 2 कॉपर के लिए है इंटू 2 = 2 का लॉस हुआ। सल्फर के लिए अगर देखेंगे तो -2 से +4 में गया है, -2 से +4 में गया है, ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये कितना का लॉस है? तो 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। सो टोटल लॉस अगर नेट लॉस गिनेंगे तो 6 + 2 8 का है। सुधांशु बताया है 8। सो एन फैक्टर इज 8। क्या आपको समझ में आ रहा है ये एन फैक्टर 8 कैसे होगा? आ रहा है सर? Yes, sir. चलिए सर, नेक्स्ट क्लास में हम इसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। आप लोग रिवाइज करके आइए, प्रॉपरली रिवाइज कीजिए गाइस। फिलहाल आप ये मत सोचिए कि हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट में रेडॉक्स रिएक्शन आपको क्यों पढ़ाए हैं, वो थोड़ा दिन के लिए हम पे छोड़ दीजिए। उसका क्या यूज होगा, जब यूज देखेंगे तो पता चलेगा क्यों पढ़े हम लोग, ठीक है? यहाँ एन फैक्टर हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका कहाँ यूज है, ये फिलहाल आपको नहीं सोचना है। जितना हम सिखा रहे हैं एन फैक्टर निकालना सिखा रहे हैं तो उसको सीखिए अच्छे से। एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कोई स्पीसीज है, कोई रिएक्शन अगर ऐसा चेंज दिया हुआ है, हमें ये नहीं सोचना है कि कॉपर सल्फाइड ऐसे कैसे टूटा। अगर ये रिएक्शन है तो हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें चेंज देखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें समझ में आना चाहिए, किस स्पीसीज का, किस एटम का, किस आयन का कितना लॉस कितना गेन हुआ है। नेट लॉस नेट गेन हम कैसे निकालेंगे, ये करने आना चाहिए। करेक्ट? ओके है? Yes, sir. तो थोड़ा सा आप रिवीजन कीजिए और इसके बाद हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ताकि फिर से एक छोटा सा रिकैप मिल जाएगा आपको कि कैसे एन फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद हम एन फैक्टर निकालने के बाद इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के बाद